अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं द लास्ट स्टार। मैं हूं हमजा तारण, मेरे साथ हैं राना मोहम्मद अजीम साहब और इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ हैं साकिब बशीर साहब। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म था उस पर अमल दरामद करवाने की दरख्वास्त दायर की गई है। बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने बताया कि हमारी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात हुई है और उन्होंने ये यकीन दहानी कराई है कि चीफ जस्टिस साहब के सामने ही आज ये दरख्वास्त रखी जाएगी, फ़ाइल को आज ही रखा जाएगा। जबकि हुकूमती जो नज़र सानी की दरख्वास्त थी उसको भी नंबर अलॉट कर दिया गया है। दूसरी जानिब अपोजिशन का पार्लिमानी पार्टी इजलास भी हुआ है जिसमें महमूद अचकज़ई, मौलाना फजलुर रहमान, असद कैसर और दीगर जो अपोजिशन रहनुमा हैं उन्होंने भरपूर शिरकत की है। वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शफ़ी जान साहब ये कह रहे हैं कि अदम एतमाद की तजवीज़ सामने आई है और पीपल्स पार्टी से भी इस हवाले से राबता किया जाएगा। क्या अपोजिशन एक नुक्ते पर इकट्ठी हो पाएगी? क्या हुकूमत के ख़िलाफ़ अदम एतमाद आ सकती है? और क्या सुप्रीम कोर्ट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिलेगा? इस हवाले से हमने बात करनी है। दूसरी जानिब मियाँ नवाज शरीफ साहब से वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई और मुलाकात के अंदर कुछ सियासी मामलात पर भी गुफ्तगू हुई। दीगर जो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का मामला है उस हवाले से भी बातचीत हुई और ज़रा ये बता रहे हैं कि बानी PTI का जो सेहत का मामला है, जो हस्पताल मुंतकली का मामला है, वो भी ज़ेर गौर आया। इस हवाले से भी हम बात करेंगे और जो नए सूबों पर बहस हो रही है उसका भी जिक्र करेंगे। सबसे पहले राना साहब, ये अब जो सियासी गहमा गहमी है, अपोजिशन इकट्ठी हो रही है और गवर्नमेंट की जो नज़र सानी है उसको भी नंबर अलॉट कर दिया गया, ये सारी जो सिचुएशन पिछले एक हफ़्ते के अंदर बनती हुई नज़र आ रही है, इसके बाद आप क्या समझ रहे हैं? पीपल्स पार्टी भी इसी तरफ आ जाएगी अपोजिशन की तरफ या अभी ये चांसेस नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, ताजदारे ख़त्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर हमें थोड़ा सा माजी में जाएँ, जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी जी, तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत का जो दी एंड था ना जी, बाप पार्टी अचानक नाराज़ हो गई, MKM नाराज़ हो गई, MKM नाराज़ हो गई, अख्तर मेंगल नाराज़ हो गई, मुस्लिम लीग काफ नाराज़ हो गई, जो शिजा साहब। उसके बावजूद भी कहा जाता था पेज एक ही है जी, उसके बावजूद भी कहा जाता था कोई बात सरप्राइज़ देंगे, सरप्राइज़ देंगे। पता ये सारी चीज़ें होती थी। अगर अब भी हम ज़रा गौर करें, शुरू इस पे हो जाए, तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान नाराज़ है जी, वो अगर वफाक से नाराज़ नहीं है तो पंजाब से नाराज़ है। वो लड़ाई सबके सामने। IPP इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, मैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी कह रहा हूँ। उसके बाद आप आ जाते हैं मुस्लिम लीग काफ जी, गुजरात की जो नशिस्त थी महाजरीन की, उस पर एक तरफ आबद कोटला साहब, दूसरी तरफ चौधरी शुजात हुसैन साहब, सख्त तरीन नाराज़गी चल। एक DPO भी तब्दील हो गया उसी के, ठीक है, और लड़ाई बड़ी सख्त हो चुकी है। मैं आपको ये अंदर की बात बिल्कुल बता रहा हूँ। तीसरी जमात है MKM को राज़ी करते हैं तो पीपल्स पार्टी जाती है, पीपल्स पार्टी को राज़ी करते हैं तो MKM जाती है। ठीक, अब ये इत्तेहादी आगे आ जाए ANP। आपने एमन वली खान की तकरीर सुनी है ना सेनेट जी, सेनेट से बाहर भी उनकी सुनी है। मैंने तो पाकिस्तान की सियासत में ये देखा है कि जब इक़्तिदार में बैठी जमातों के इत्तेहादी एक एक करके भागना शुरू हो जाएं, एक एक करके आंखें दिखानी शुरू कर दें, तो फिर टाइम आहिस्ता आहिस्ता गुजरना शुरू हो जाता है। और टाइम जो होता है ना वो इतनी तेज़ी से तब्दील होता है कि जिसकी इंतहा कोई नहीं। फिर सबसे बड़ी जो शॉट खेली है वो खेली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, कि अचानक उन्होंने, बहुत से लोगों की नज़रें थी कि जो वो तौहीन अदालत की पटिशन दायर करेंगे उसमें क्या होगा। मुझे याद है कि हमने पिछले प्रोग्राम में साकिब ने भी यही बात की, मैंने भी यही बात की और आपने भी यही बात की। अच्छा, उस पटिशन में बहुत सी चीज़ें आ गई। वो एक पटिशन नहीं है तौहीन अदालत की, बल्कि वो एक वाज़ेह इशारा है कि अब हमने किसके ख़िलाफ़ क्या करना है। फिर सुहेल खान अफरीदी की तकारीर, हम क्यों नहीं समझते कि मौलाना फजलुर रहमान की मुश्तरका जो कॉन्फ्रेंस थी उसके साथ अपोजिशन के साथ, उसे TV पे दिखाया गया। सलमान अकन राजा की गुफ्तगू को TV पे दिखाया गया जी। फिर आप आज सुहेल अफरीदी के टिक्कर बाकायदा बुनेर के हों,
उससे पहले वाली जगह के हों, दोनों जगह के टिक्कर, उनकी तकरीर के अल्फाज वो चलते रहे, टीवी चैनल्स पर चलते रहे। फिर आज बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू चलती रही। ये जब सारी चीज़ें होना शुरू हो जाए ना, तो फिर आप समझ लें कि ट्रेन की कुछ पटरियाँ जो हैं ना, बल्कि पहले तो कुछ होता है ना कि कुछ इसकी बोगियाँ उतरेंगी, फिर पटरी खराब होगी, फिर ट्रेन रुक जाएगी, फिर नई पटरी बनने तक ट्रेन का इंजन ही फेल हो जाएगा। मुझे एक बड़े ज़िम्मेदार शख्स ने, जो साकिब साहब के जिस शहर में साकिब साहब बैठे हैं, उस शहर के एक बड़े ज़िम्मेदार शख्स ने ये बात की। उसने कहा हो सकता आगाज़ ही किसी ऐसी जगह से हो। अच्छा, पीपल्स पार्टी जितना स्टैंड ले रही है, एक बात ज़हन में रखिएगा, पीपल्स पार्टी हर चीज़ कुर्बान कर सकती है। सिंध के मामले पे पीपल्स पार्टी पीछे नहीं हटेगी। बिल्कुल ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये हुकूमत के लिए बड़े ख़तरे की, हुकूमत के लिए मुश्किलात खड़ा करेंगी इस तरह की चीज़ें। जी साकिब साहब, एक तो ये अपोजिशन इत्तेहाद का मामला है, आपको ये अपोजिशन इत्तेहाद कोई बड़ी तहरीक चलाता हुआ फ्यूचर में नज़र आ रहा है? दूसरा, ये दरख्वास्तों का जो मामला है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी दरख्वास्त दायर कर रही है, जो हुकूमत ने दरख्वास्त दायर की थी उस पर भी नंबर अलॉट हो चुका है। वो सिलसिला आपको आगे चलता कैसे नज़र आ रहा है? एक तो हमजा साहब कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं जो अब इत्तेहाद अपोजिशन का बनने जा रहा है कि मौलाना फजल रहमान उनमें बिल्कुल मुश्तरका हमें नज़र आते हैं कि 2021 में बिलावल साहब, 2020 में बिलावल साहब, मरियम नवाज़, नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब, वो उनके पीछे खड़े नज़र आते हैं। और अब जो है वो महमूद खान अचकज़ई साहब, असद कैसर, बैरिस्टर गौहर और ये लोग जो है वो उनके पीछे खड़े नज़र आते हैं। तो वो मुश्तरका हैं इस सारे मामले में। 2018 जुलाई 2018 में हुकूमत आई PTI की, ठीक 2 साल और 2 माह के बाद सितंबर 2020 में PDM की बुनियाद रखी गई। मतलब 2 साल 2 माह अपोजिशन बिखरी रही, अपने अपने तौर पर बातें चलती रहीं, सारे मामलात 2 साल 2 माह बाद जब वो इकट्ठी हुई। और अब की बार ये 2 साल और तकरीबन फरवरी का अगर 2024 का आपस लगाएं तो 2 साल 6 माह बनते हैं, तो तकरीबन इकट्ठे ही है, 2-2.5 साल आप कह सकते हैं। फिर 2020 में जब PDM बनी, मुझे याद है हम इस्लामाबाद में ही थे, यहाँ इजलास होते थे, तो यही तसव्वुर किया जाता था, आती हैं, बैठते हैं, गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन और चले जाते हैं। फिर लॉन्ग मार्च भी एक हुआ, जो मौलाना का लॉन्ग मार्च था वो उसने बड़ा मौसर था, लेकिन जो मरियम नवाज़ और बिलावल का लॉन्ग मार्च, एक महंगाई लॉन्ग मार्च था, वो इतना नहीं था, लोग भी इतने नहीं थे, इतना इम्पैक्ट भी नज़र नहीं आ रहा था। 2021 में पीपल्स पार्टी अलग भी हुई, मतलब 2020 सितंबर में जो PDM बनी थी, अप्रैल 2022 में वो अदम एतमाद लाने में कामयाब हो गई और इमरान खान साहब की हुकूमत को घर भेज दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक तो ये जब बनता है ये शुरू में, तो ऐसे लगता है कि ये चीज़ें पता नहीं कैसे आगे बढ़ेंगी, तो वो बढ़ती जाती हैं, पता भी नहीं चलता। लेकिन ये जो अपोजिशन का इत्तेहाद है ये टाइम लेता है, मतलब ऐसा नहीं है कि एक दिन का काम होता है। 24 घंटे इसलिए अहम है कि कल फैमिली जब जाएगी 1 या 2 बजे अडियाला जेल, तो क्या सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल उनकी मुलाकात करवाएंगे एज पर ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और क्या, और जब वो फैमिली अंदर जाएगी, इमरान खान साहब से बात होगी, तो वहां से हमें ये भी जो है वो मिल सकती है खबर कि क्या पिछले 1 हफ्ते में 2 दफ़ा इमरान खान साहब के बेटों से जो है बात करवाई है सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल ने या नहीं। तो ये 2 पॉइंट्स बड़े मेजर हैं इस ऑर्डर के, और ये डायरेक्ट करते हैं सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल के साथ। और अगर इन पर अमल नहीं होता तो सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल उनके खिलाफ भी, जो इन्होंने उस पर रेस्पोंडेंट बनाया हुआ है पहले भी, तो उनके खिलाफ भी इनिशिएट हो सकती है कि ये मामला तो शिफा का था, इंतजामिया इस्लामाबाद की थी, वो तो सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल, IG जेल खाना जात या पंजाब हुकूमत का मामला है, तो वो चीजें जो है वो मेरे ख्याल में खराब भी हो सकती हैं। तो अब कल का दिन बड़ा अहम है कि हुकूमत क्या बाकी 2 नुकात पर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक अमल करती है या नहीं करती। यहां तो उन्होंने इज्तिमा का और दीगर जो है वो वजूहात बताई हैं, वहां तो मेरे ख्याल में कोई वजह नहीं है कि उनकी फैमिली की मुलाकात भी ना हो और उनके बच्चों की टेलीफोनिक गुफ्तगू भी ना हो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी कि बाकी दोनों जो चीज़ें थी उन पर इम्प्लीमेंट इस तरह से होती है। राना साहब, बड़ी अहम मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म साहब की और मियाँ नवाज शरीफ साहब की, और उस मुलाकात के हवाले से भी कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं। एक तो मैं चाहूँगा कि आप उस पर कुछ बात करें, दूसरा ये जमात इस्लामी का धरना जारी है। हथ जोड़ के रिक्वेस्ट करने हैं जी, मैं पंजाबी च उन्होंने काबू साहब रहन दियो। अच्छा जी, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ रहन दियो।
तो यार धरना जारी है, एक दिन कीमत कम होती है सिर्फ डीजल की, और रोज़ाना पेट्रोल की कीमत बढ़ाई जाते हैं। हाफिज साहब अपनी तादाद बढ़ाई जाते हैं, वो पेट्रोल की कीमत बढ़ाई जाते हैं। आम आदमी को रिलीफ नहीं मिल रहा। अगर तो सादा धरना है ना, उससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बड़ी क्लियर सी चीज़ है। तो धरने पे तो मैं यही कहूँगा कि हाफिज जी सोचो, अच्छे लोग हैं ये जमात इस्लामी की, एक स्ट्रीट पावर है, कुव्वत है। अगर हुकूमत उनकी बात अच्छी कर रहे हैं, चले बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं जी, मैं मान लिया जी, मैं तो अच्छी कोशिश के नंबर दे रहे हैं जी, मेहरबानी आपकी, बहुत अच्छी कोशिश है। तो देखें ना, ऐसी कोशिश पसंदीदा है कि आप और मैं माल पे चले जाएं तो आधा घंटा का आधा मिनट नहीं खड़े हो सकते। बहुत सी चीज़ें हैं वो भी सोचने वाली होती हैं। अब आप कहेंगे जी वो पूरा मन है, तो फिर सबको पूरा मन रहने चलने की इजाज़त दे दें, ठीक है, वो क्यों नहीं देते हम। और बाकी देखें, कल मियाँ साहब ने कहा है, जो ज़राए से खबर आई है कि जी इलाज होना चाहिए, इलाज की सहूलत देनी चाहिए। मैं सोच रहा था कि आज जल शिफा ले जाएंगे, मियाँ साहब ने कह दिया है, जो चली खबरें जो चली, तो लेकिन नहीं हुआ ऐसा। तो इसका मतलब है कि सियासत ही है हर तरफ। और जो राना साहब 3 कैदी और आ गए हैं, वो कहते हैं हमें भी शिफा भेजें। जी मैं अर्ज कर, बिल्कुल 3 कैदी आ गए। नहीं साकिब साहब, ये कैदी चाहते हैं? जी कैदियों ने दरखास्तें दायर की हैं। मैं अर्ज किया, बिल्कुल आपको भी पता है, मुझे पता है, हमें भी शिफा भेजें। आधा सच आधा झूठ ना हम बोलें। वो कैदी कहाँ से आए हैं आपको पता है, मुझे पता है। उन कैदियों के पास अपने केस लड़ने के लिए वकील नहीं है और अदालत में पिटीशन के लिए वकील है। तो ये समझ जाना चाहिए ना। तो ले जाना चाहिए उन कैदियों को भी, अल शिफा ले जाए। हाँ, मेरिट देखा जाए, मेरिट देखा जाए, बिल्कुल देखा जाए। अगर वो वाकई इस चीज़ के हैं तो उनका हक है, वैसे उनका बुनियादी हक है, ये क्यों नहीं दिया जाता उन्हें। अच्छा, वैसे साकिब साहब, ये कैदियों की जो दरखास्तें हैं, ये हुकूमत को सपोर्ट कर रही हैं? हुकूमत को सपोर्ट भी कर रही हैं, और हुकूमत फिर थोड़ा सा दिल बड़ा करे और उनको कह देना पंजाब हुकूमत के अंडर है, वो खुद भी कर सकते हैं, वो फिर कर दें उनको। और बल्कि लंदन के लिए भी वो कर सकते हैं, उनका तो पूरा प्रेसिडेंट एक मौजूद है। फिर एक और चीज़ राना साहब थी कि वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब जैसी सहूलियात दी जाएं। अब पिछले 8 महीने तो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मुझे कैद तनहाई में रखा गया है, 8 महीने दे देनी चाहिए, नहीं कराई गई, भाईजान दे देनी चाहिए। देखें, ये दे देनी चाहिए। बल्कि जो लोग कहते थे ना कि इमरान खान को की सहूलियात मुयसर, याद है ना आपको, 5 स्टार होटल की, तो दुआ करें मिलके। उनके रबीउल अव्वल का महीना है, कल 11 रबीउल अव्वल है, बड़ी मुबारक रात है। दुआ करें होटल जैसी सहूलतें सबको मिले, इनको जो चाहते हैं। नहीं, ये सारे अपने लिए खुद दुआ करें राना साहब, हम तो नहीं दुआ करते। हम ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पे, ब्रेक के बाद आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। ऑपोजिशन का जो पार्लिमानी पार्टी इजलास है वो हुआ है, ये बड़ा अहमियत इख्तियार कर गया है कि ऑपोजिशन अब यकजा होती नज़र आ रही है। क्या कोई तहरीक ऑपोजिशन मिलकर भी चला पाएगी? 27 सितंबर की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कॉल तो मौजूद है, इंटैक्ट है। दूसरी जानिब शफी जान साहब ने ये बात कही थी कि तहरीक अदम एतमाद की तजवीज़ आई है, उस पर भी हमने बात करनी है। हमारे साथ शफी जान साहब भी मौजूद हैं, आप वज़ीर इत्तलात हैं खैबर पख्तूनख्वा के। शफी जान साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। सर, ये अदम एतमाद वाली आपने बात की है, तजवीज़ आई है, ये तजवीज़ किसकी जानिब से आई है? और पीपल्स पार्टी का आप जिक्र कर रहे थे कि इंपॉर्टेंट रोल है इसमें, रोल अभी है या बाद में हो सकता है जब आप रब्ता करेंगे? पीपल्स पार्टी से कोई बात हुई है? सबसे पहले आपका शुक्रिया। जहां तक पीपल्स पार्टी की बात है तो उनकी लीडरशिप की, हमारी लीडरशिप से रब्ता जरूर हुआ है, लेकिन हमारा ये मानना है कि, और हमारी लीडरशिप का भी ये मानना है, जो मुशावरत हमारी लीडरशिप की हुई है, कि इस तरह तो नहीं हो सकता कि आप 2 किश्तियों में सफर कर रहे हो। एक साइड पे पीपल्स पार्टी ये कहती है कि हमने उल्टी गिनती स्टार्ट कर दी है, और दूसरी साइड पे वो आईनी ओहदों पे पराजमान है। एक साइड पे आप हुकूमत का हिस्सा है, इस निज़ाम को आपने कंधा दिया हुआ है, आपने ही इस हुकूमत को वोट दिया और आपके वोट से ये हुकूमत कायम है। आपने बजट में भी उनको वोट दिया, आप इस निज़ाम से आज़ादी भी चाहते हैं जो आपके हाथ में है। देखिए, बिल्कुल पीपल्स पार्टी जो है वो अगर अपोजिशन की बेंचों पे बैठती है और ये जो सेरेमोनियल ओहदे है, जो ये इनको सेरेमोनियल खुद कहते हैं, ये छोड़ते हैं, और तब बिल्कुल हम इनसे बात करने को तैयार हैं।
इस वक्त तो तहरीक इंसाफ हर उस सियासी कुव्वत से बात करने को तैयार है जो पार्लियामेंट के अंदर है या पार्लियामेंट के बाहर है और जो इस हुकूमत के खिलाफ है, इस गैर आईनी गैर कानूनी हुकूमत की से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं। तो हम तमाम तर लोगों से बात करने को तैयार है। पीपल्स पार्टी को पहले खुद फैसला करना होगा कि वो अपोजिशन के बेंचों पे उन्होंने आना है या नहीं आना, तहरीक चलानी है नहीं चलानी, इस हुकूमत से छुटकारा हासिल करना है नहीं हासिल करना। हाँ, इस इक़्तिदार के बस से उतरना पड़ेगा, इस निकाह से बाहर आना पड़ेगा, अपोजिशन में बैठना पड़ेगा। हम बिल्कुल उनसे बात करने को तैयार हैं। शफी जान साहब, 2 दिन आप लोगों ने बड़े धुआंधार जलसे किए। शायद किसी इंतहाबी मुहिम में इतने लोग ना निकले हों जितने 2 दिनों में आप लोगों ने उन इलाकों में निकाले जिन इलाकों के हवाले से कहा जाता था कि यहाँ पर खौफ की फ़ज़ा है। चलें, ये तो आपने इब्तदा कर दी और इब्तदा बड़ी अच्छी आपने कर दी। 3 मेरे छोटे छोटे सवाल हैं। कल मंगल का दिन है, क्या अडयाला आप लोग जा रहे हैं? पहली बार आपने अपने सियासी मुखालफीन को निशाना बनाया है और अपना सारा फोकस अपने सियासी मुखालफीन पर रखा है। क्या ये कोई नई हिकमत अमली है, अंदर से कोई तोड़ फोड़ करने जा रहे हैं? और तीसरा, गौहर साहब ने भी कहा कि मोहसिन नकवी साहब के साथ बड़े राब्ते हमारे हो रहे हैं, कोई मदद मिल रही है? देखिए, पहली बात यह है कि स्ट्रीट मूवमेंट में आप देखी होगी, स्ट्रीट मूवमेंट जिस तरीके से अफरीदी साहब लीड कर रहे हैं वो मिसाली है। जहां भी उनकी गाड़ी जाती है हजारों लोग उमड़ आते हैं। हंगू में आपने देखा होगा कि हफ्ते रोज वहां पे हम मौजूद थे और वहां पे जो लोगों का जोश था, जो नंबर था, वो काबिल दीद था। कल बुनीर में हम मौजूद थे, बुनीर में भी आपने हजारों लोगों को देखा होगा, जो नंबर वहां पे था वो भी बड़ा हौसला अफजा था, हजारों लोग वहां पे मौजूद थे। तो खैबर पख्तूनख्वा तो इस हवाले से बिल्कुल तैयार है। अब हमने आगे 1-2 जिलों में मजीद जाना है, उसके बाद हमने सिंध की तरफ मूव करना है, हमने सिंध जाना है और सिंध के बाद हम पंजाब आएंगे, पंजाब के बाद हमने बलूचिस्तान का रुख करना है। और एक मोमेंटम जो हमें चाहिए था इस वक्त हम वो पकड़ चुके हैं। आपने ये भी देखा होगा कि जिस तरीके से अफरीदी साहब इस चीज़ को लीड कर रहे हैं, इसकी मिसाल बहुत कम मिलती है। जहाँ तक आप सियासी मुखालफीन की बात कर रहे हैं, राना साहब, जो भी हुआ, जो सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर में जिस तरीके से अमल दरामद नहीं हुआ, जिस तरीके से उसको रेडी की टोकरी में फेंका गया, खिलवाड़ किया गया उस फैसले के साथ, और उसके बाद जो हमें मालूमात हुई कि वो मरियम नवाज के ख्वाहिश पे तमाम तर चीज़ें हुई है, उनका प्रेशर था अपनी पार्टी पे, अपनी हुकूमत पे, नवाज शरीफ को इस्तेमाल किया गया इस तमाम तर सिनेरियो में, तो इसलिए उन पर तनकीद हो रही है। अगर उन्होंने ये कहा, देखिए बात बड़ी वाज़ेह है कि वो अपना अना की तस्कीन के लिए इस किस्म की हरकतें करती हैं। ये तो नंबर है, आज हम हैं कल कोई और होगा, लेकिन कल को फिर ना कोई औरत कार्ड इनको बचा पाएगा। इतना जुल्म करें जितना ये सह सके। और तीसरा मामला, बैरिस्टर गौहर साहब ने जो गुफ्तगू की है उस पर राना साहब ने किया था कि मोहसिन नकवी साहब से ऑन ऑफ मुलाकातें होती रहती हैं। देखिए, हमारी तो कोई मुलाकात उनसे नहीं हो, अफरीदी साहब की भी कोई मुलाकात हुई, बैरिस्टर गौहर साहब का उनसे रब्ता रहता है, जिसकी बात उन्होंने की भी है खुद, तो ऑन एंड ऑफ गौहर साहब से उनका रब्ता रहता है। साकिब साहब। अच्छा शफी जान साहब, क्या पीटीआई और JUIF आइंदा जो इंतखाबात होंगे KP में, वो मिल के लड़ने के कोई सीट एडजस्टमेंट टाइप की चीज़ होगी? दूसरा सर, जो अभी अपोजिशन इकट्ठी हुई है, ये अब इत्तेहाद किस किस्म का होगा? ये PDM तरज का इत्तेहाद होगा कि हर मौके पर, या जिस तरह बैरिस्टर गौहर साहब ने एक बात की कि असम्बली के अंदर फ़िलहाल हम जब कानून साजी और असम्बली के अंदर तक ये इत्तेहाद महदूद होगा? देखिए, पहली बात यह है कि जो इत्तेहाद है वो तो असम्बली के अंदर होगा। आज आपने देखा होगा कि अपोजिशन की तमाम जमातों का एक इजलास बुलाया गया था जिसमें तमाम अपोजिशन की जमातों ने शिरकत की। तो बात तो बड़ी वाज़ेह है कि अपोजिशन के अंदर एक मौसर इत्तेहाद इस वक्त हो चुका है, जो कि कानून साजी के रोकने में भी अमल में आएगा, जो दीगर चीज़ों में भी आप बढ़ चढ़ के देखेंगे। जहाँ तक इनसे सीट एडजस्टमेंट की बात है, तो कल के मेरे बयान को शायद मैं वो अपना मैसेज जो है वो सही तरीके से पहुंचा ना सका, या मैं सही तरीके से कायल ना कर सका। मेरा मकसद ये नहीं था। लेकिन सीट एडजस्टमेंट या अगला इंतखाब जब भी होगा, उसका फैसला इमरान खान साहब करेंगे। तो क्योंकि तहरीक इंसाफ में फैसलों की जो कुव्वत है वो इमरान खान साहब के पास है। देखिए, इस वक्त तो इस पे ऐसी कोई बात नहीं हो रही, ना ही उनकी तरफ से ऐसी कोई डिमांड आई है, ना हमने इस पर कोई डिस्कशन की है। इस वक्त तो पॉजिटिव तहरीरी यकीन दहानी क्या हुई है सर? आप भी देखिए, इस वक्त आप भी हमें बता रहे थे कि कोई तहरीरी यकीन दहानी होगी, उधर से भी आ रहा था। देखिए, जो बातचीत उनसे होगी या कुछ पॉइंट्स पे जब हम इंशाल्लाह अनकरीब
मुत्तफिक होंगे तो तमाम तर चीज़ों को वो ये चाहते हैं कि रिटन फॉर्म में हो। हम भी ये चाहते हैं क्योंकि इत्तेमाद का फुकदान तो दोनों साइड से है, यहाँ भी है और वहाँ भी है। देखिए इस वक्त तो हमारी लीडरशिप उनसे मुसलसल राब्ते में है, मुसलसल मुलाकातें हो रही हैं, पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हो रही हैं। अनकरीब इस हवाले से अच्छी खबर देखने को मिलेगी। अच्छा शफी जान साहब, वो तरीके अदम एतमाद पे तो कमेंट कर दें, क्योंकि आपने ही बात की थी, उसके बाद से जो है वो कुछ उस पर क्लैरिटी नहीं आ देखिए रही। इस हुकूमत को हटाने के लिए हर आईनी और कानूनी रास्ता इख्तियार किया जाएगा। अदम एतमाद जो है एक कानूनी रास्ता है, एक कानूनी वे आउट है अदम एतमाद भी। लेकिन अदम एतमाद तो इस तरह नहीं हो सकता जब तक पीपल्स पार्टी आपके साथ ऑन बोर्ड ना हो। अब पीपल्स पार्टी का उसमें रोल बड़ा अहम है। तो बात इस तनाजुर में की गई थी। देखिए अवामी प्रेशर जो हम डालने की कोशिश कर रहे हैं, जो लॉन्ग मार्च है, वो भी एक आईनी और कानूनी रास्ता है। हम कानून और आइन के दायरे के अंदर रह के अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करेंगे, अवामी प्रेशर से, इस हुकूमत से, इस निज़ाम से छुटकारा हासिल करने की बात करेंगे, इमरान खान साहब की रिहाई की बात करेंगे जिसकी तैयारियां जोरों शोर से जारी है। तो हर एक ऑप्शन जो आईनी होगा, जो कानूनी होगा, वो इस हुकूमत के खिलाफ इस्तेमाल होगा। शफी जान साहब, कल मंगल के रोज़ जा रहे हैं आप लोग अडियाला? एक तो ये जी बिल्कुल, एक फैमिली का मिलने का दिन है। फैमिली जी जरूर जाएगी उनसे मुलाकात के लिए। वकला के मिलने का दिन है तो वकील भी मिलने के लिए जरूर जाएंगे। सियासतदान होंगे? देखिए पहली बात यह है कि इस वक्त तो अलीमा आपा ने, आपको याद होगा, उन्होंने कहा था कि सिर्फ फैमिली वहां पे आएंगी। फैमिली जो है वो मुलाकात के दिन वहां पे मौजूद होंगी, और वकील आएंगे तो वकील और फैमिली ही मिलने जाएगी। हाँ, कुछ पार्लियामेंटेरियन उनको जरूर ज्वाइन करेंगे। अच्छा एक चीज़ बड़ी, अच्छा शफी जान साहब, जी करेंगे। जी साकिब साहब। जी सर, करें साकिब साहब, करें। अच्छा शफी जान साहब, ये अदम एतमाद का आपने बात की कि अदम एतमाद या हुकूमत को हटाने के लिए जो भी ऑप्शंस होंगे वो हम जब उसको ज़ेरे गौर लाएंगे। हम अगर प्रीवियस प्रैक्टिस देखें 2022 की, तो अदम एतमाद और उसके बाद कानून साजी सब जमातों ने मिलकर एक जो है वो हुकूमत बना दी। तो आपने क्या स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ें अपनी पार्टी में डिस्कस कर ली हैं कि हमने पहले अपोजिशन इत्तेहाद, फिर अगर पीपल्स पार्टी को मनवाना है अदम एतमाद, और उसके बाद हुकूमत बनाने का प्लान कि तमाम जमातें मिलकर हुकूमत बना लेंगी? साकिब साहब, ये बहुत अर्ली स्टेज है। अर्ली स्टेज पे आप इस वक्त हम इस पे कमेंट नहीं कर सकते। लेकिन आपने बिलावल भुट्टो का बयान भी देखा होगा कि वो कहते हैं कि मैं इन हाउस चेंज पे बिलीव नहीं रखता, हम भी फ्रेश इलेक्शन चाहते हैं। तो ये अभी बहुत अर्ली स्टेज है। इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर एक इत्तेहाद बन रहा है जो अपोजिशन जमातों का है, जो ज़्यादा मौसर होगा कानून साजी को में भी, बाकी दीगर चीज़ों में भी। अभी ये बहुत ज़्यादा ही अर्ली स्टेज है, इस किस्म की अभी कोई डिस्कशन नहीं हो रही। अच्छा शफी जान साहब, एक इतला है कि कोशिश की जा रही है कि आप लोगों से रब्ता करने की, कि बानी तहरीक इंसाफ को उस अस्पताल में जिसका सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हुक्म था वहाँ पे हम ले जाने के लिए तैयार हैं। कोई ऐसे राब्तों के हवाले से आप तस्दीक या तरदीद करेंगे? देखिए ऐसा तो कोई राब्ता नहीं हुआ, ना ही कोई इस किस्म की बात हुई है। देखिए बात बड़ी वाज़ेह है कि जब मौजूदा हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की रोशनी में ये इकदाम नहीं उठाया तो वो राब्ता करके ऐसा इकदाम क्यों करेंगे। देखिए हम तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ही इस बुनियाद पे उनके साथ प्ली करेंगे कोर्ट के सामने कि आपने हुक्म दिया था इमरान खान साहब को शिफ्ट करने का, नहीं पूरा किया गया। आपने हुक्म दिया था कि उनका ज़ाती मॉलेज उनके हमरा होगा, उसकी एक्सेस नहीं दी गई। आपने जिस हॉस्पिटल का बताया था वहां पे नहीं लेके गए। आपने जिन टेस्ट का जिक्र किया था सब्जेक्ट टू हेल्थ, वो नहीं किया गया। फिर हम ये भी बताएंगे कि किस तरह रोड़े अटकाए गए, किसकी ख्वाहिश पे ये जो आपकी हुक्म की तामील ना हो सकी। आप मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है, जजेस की तौहीन हुई है, इस फैसले की तौहीन हुई है, सबसे बड़ी अदालत की तौहीन हुई है। लोगों का इत्तेमाद मजीद अदालतों से उठ जाएगा। तो ये तमाम तरह चीज़ें बड़े ही डिटेल में हम कोर्ट के सामने प्ली इख्तियार करेंगे। और आज हम कोर्ट भी इसलिए गए थे कि इसको जल्द अज जल्द लगाया जाए। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इमरान खान साहब की सेहत का सवाल है, तो हम कोशिश करेंगे, हम पुरुमीद है कि कोर्ट इस पर एक्शन जरूर लेगी। बिल्कुल ठीक है, आप उम्मीद है कि कोर्ट इस जरूर लेगी। बहुत शुक्रिया आपका शफी जान साहब, आपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। यहाँ पर हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस।
वेलकम बैक जी। अपोजिशन का एक ग्रैंड अलायंस हमें नज़र आ रहा है बनता हुआ। मीटिंग्स हो रही हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर मीटिंग्स हो रही हैं, कुछ चीज़ें रिटर्न भी बताया जा रहा है कि तय हो रही हैं। ख़ास तौर पे मौलाना फजलुर रहमान साहब और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के दरमियान बहुत रंजिशें रही हैं, उन रंजिशों को दूर किया जा रहा है, भुलाया जा रहा है, राबते हो रहे हैं। साथ ही तहरीक अदम एतमाद का जिक्र भी किया गया है, उस पर भी हमने बात करनी है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ सूबों के हवाले से है, उसके बाद जो सूरत हाल बन सकती है, क्या हुकूमत से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी सपोर्ट वापस ले सकती है, इस पर भी हमने बात करनी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कायरा साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया सर आपका। सर, ये अपोजिशन इत्तेहाद हम देख रहे हैं, कुछ उसी तरह से हम इसको देख पा रहे हैं जिस तरह जब खान साहब के खिलाफ, उनकी हुकूमत के खिलाफ एक इत्तेहाद बन रहा था तो काफिला बनता चला जा रहा था, लोग मिलते चले जा रहे थे। पीपल्स पार्टी का शायद ये काफिला इंतजार कर रहा है सर, इस काफिले में अनकरीब पीपल्स पार्टी सर शामिल हो सकती है, या भी पीपल्स पार्टी ने नहीं सोचा? देखिए, पहली गुजारिश तो यह है कि अपोजिशन की जमातें पहले ही अपोजिशन में हैं और उन्होंने इकट्ठा होने की पहले भी कोशिश की। मौलाना की तरफ से तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने इनकार किया हो। अगर हम पिछले 2-2.5 साल 3 साल का पूरा इस टर्न्योर का तजिया करें तो मौलाना करीब हुए पीटीआई के भी और बाकी जमातों के भी अपोजिशन की, लेकिन फिर उनको दूर कर दिया गया या उनको दूर होना पड़ा, क्योंकि उनके साथ जो सलूक किया गया या बदएतमादी की एक कैफियत रखी गई, उसमें अपोजिशन का इकट्ठे चलना मुमकिन नहीं था। और पीटीआई का जो अंदरूनी क़यादत का खलफशार है वो आज भी उनके लिए एक बड़ा मसला है, क्योंकि कोई जमात उनके साथ चलते हुए पहले इस मकमसे का शिकार होती है कि हमने किसके फैसले, किससे बात करनी है। और हमेशा अपोजिशन को या दीगर अपोजिशन की जमातों को या गवर्नमेंट की जमातों को भी, हमने भी कोशिश की, पहले भी की, बिलावल साहब ने कई दफ़ा कोशिश की, जब इमरान खान साहब हुकूमत में आए तब भी की थी, उसके बाद भी कोशिशें करते रहे, अपोजिशन में आए तब भी करते रहे कि जमातों को, सियासी जमातों को इकट्ठे होना चाहिए, बैठना चाहिए। सिर्फ ये नहीं होता कि अपोजिशन के साथ आप मुलाकात की तो हुकूमत के खिलाफ कोई महाज ही बन गया। मुल्क के बेपनाह मसाइल हैं जिनके ऊपर वो आईनी हैं, वो कानूनी हैं, वो मुआशी हैं, वो मुआशरती हैं, उनके ऊपर बैठ के गुफ्तगू और वे फॉरवर्ड हो सकता है। जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद और मियां नवाज शरीफ साहब के दरमियान लड़ाई थी, उस वक्त क्या सूरत हाल थी। और फिर एक वक्त आया जब बीबी ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का ख्वाब देखा, वो लेके मियां साहब के पास गई और अल्टीमेटली सीओडी हुआ। साइन होने के बाद बाकी जमातों ने भी उसको साइन किया, तो किसी बड़ी तहरीक, किसी बड़े तसादम के बगैर पॉलिटिकल स्पेस बढ़ गई थी, सियासी स्पेस बढ़ गई थी। यही बात हम दोस्तों को कहते रहते हैं। अब वो इनकलाब के मरहले पे चल पड़े थे। पीपल्स पार्टी नाराज थी और है। पीपल्स पार्टी ने अपनी की रंजिश है कि हम बार बार वार्निंग दे रहे थे कि अगर आपने कश्मीर के अंदर हमारे मैंडेट को छेड़ा तो आपका साथ चलना मुश्किल हो जाएगा। ये बात हम कहते रहे और हमारे साथ ज्यादती हुई, हमारा उस पर क्लेम है। और आज भी वजीर आजम साहब ये कोशिश कर रहे हैं कि वो हमारा क्लेम एड्रेस करें। हमारी कुछ मीटिंग्स हुई हैं और वो एड्रेस होना चाहिए। हम वो शफाफ इलेक्शंस की सूरत में, और वो जीबी हो या कश्मीर, वहाँ की मखसूस सूरत हाल के बारे में ये कह रहे हैं। हाँ, हम अपोजिशन में अपोजिशन की जमातों से मिले हैं, पहले से कह रहे थे, जो मिल के बातें हुई वो आपके सामने हैं। बिलावल साहब का अपोजिशन लीडर से या उनकी जमातों से मिलने का मतलब ये कतई नहीं है कि हम हुकूमत के खिलाफ हो गए हैं, और ये मतलब भी हम हुकूमत के साथ उसी तरह अनकंडीशनल खड़े हैं। अब बिल्कुल हमारी रंजिशें हैं। अगर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात गवर्नमेंट ने दूर किए तो फिर आप अपने व्यू को भी रिव्यू कर लेते हैं। कायरा साहब, आज आपकी जो मीटिंग हुई, आज से पहले मीटिंग हुई, इसमें वज़ीर आज़म साहब ने अब क्या यकीन दहानी कराई। अब तो महसूस नशिस्तों के भी इलेक्शन हो गए हैं, सारा कुछ हो गया। अब तो कागजात जमा हो के स्पीकर किसने बनना है, डिप्टी स्पीकर किसने बनना है, वज़ीर आज़म किसने बनना है, अब तो ये मरहला आ गया है। उसके बाद जो चीज़ चल रही थी, हामिद मीर साहब ने चंद दिन पहले एक ख़बर जो चलाई कि बिलावल साहब तैयार बैठे हैं अपोजिशन में जाने के लिए, और जरदारी साहब जो है वो इस हद तक तैयार हैं कि अगर कोई ऐसा सिंध के हवाले से, खासकर सूबों के हवाले से मसला आता है तो ईवान सदर छोड़ना उनके लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। वो इस पर भी गौर करें, इसमें कोई हकीकत है या नहीं? देखिए, आपने दो बातों पे बहस की है। एक है कश्मीर का इशू,
कश्मीर पे जो इलेक्शन था उस पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे हैं। आज कोई मीटिंग हुई मेरे इल्म में नहीं है, क्योंकि मैं तो उधर इस्लामाबाद में नहीं था। लेकिन जो वाज़े तौर पे खबरें भी आई, मीडिया में भी चला कि वज़ीर आज़म साहब ने भी अपनी टीम को कहा है, हमारे लोग भी जो पार्लियामान के अंदर हैं वो उनसे मिले हैं, और ये मुलाकातें होती रहती हैं, होनी चाहिए। और हमारी क़यादत की तरफ से भी यही था कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को एड्रेस करो। एड्रेस करने के बेशुमार तरीके हो सकते हैं, वो उसका शायद मौका नहीं है कि हम बहस की जाए उस पर, लेकिन वो एक अलग इशू था। जहाँ तक ताल्लुक सूबों का है, सूबों के अंदर जी हमारे दो मौक़िफ़ हैं बिल्कुल वाज़े तौर पे। एक तो यह है कि आपने आइन से हट के कुछ नहीं करना, आइन के तहत चलना है, और आइन के तहत चलते हुए जहाँ जहाँ सूबे बनने की डिमांड आती है उस प्रोसेस को इख्तियार कीजिए, बना लीजिए। दूसरा हमारा मौक़िफ़ बड़ा वाज़े है। अगर किसी जगह पे ये मौक़िफ़ है, वो सिंध हो, वो खैबर पख्तूनख्वा हो, पंजाब हो, तो उस पर किसी का ये नहीं है कि फ़लाँ जगह हो फ़लाँ ना हो। अगर वहाँ के लोग कहते हैं कि हमारा सूबा तकसीम नहीं होना चाहिए, तो ये किसी दूसरे सूबे के अंदर बैठे हुए या किसी और जगह पे बैठे हुए बंदे को, इस्लामाबाद में बैठे किसी बंदे का ये हक नहीं है कि वो अपने इंटेलेक्चुअल होने की बुनियाद पे या किसी ताकत की बुनियाद पे ये फैसले करे। ये फैसले उन्होंने करने हैं, और आइन इसका वाज़े फ्रेमवर्क देता है। अगर आपने उस फ्रेमवर्क को तब्दील करके उसके अंदर आसानियां अपने लिए पैदा करना चाहिए, तो वो आसानियां मुल्क के लिए कॉम्प्लिकेशन पैदा करेंगी। लिहाजा उस पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात बड़े वाज़े हैं। सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी एक तरफ, सिवाय MQM के कोई और जमात है वहाँ की जो कह रही हो कि ठीक है जी सूबे बन जाए, हमें एतराज़ नहीं है। नहरों के इशू पे पीपल्स पार्टी एहतजाज कर रही थी, पीपल्स पार्टी असेंबली में, पीपल्स पार्टी मीडिया में उस पर एतराज़ कर रही थी, हुकूमत के साथ बिल्कुल लड़े खड़े थे हम, और हमारे खिलाफ जुलूस निकलने शुरू हो गए सिंध में कि जी आप हुकूमत के साथ देने की कोशिश कर रहे हैं। सो वहाँ जो सूरत हाल है, आपने उस पब्लिक ओपिनियन को देखना है। अब सवाल यह है कि क्या सूबे मसले का हल है? पहली बात तो यह है कि आप कह क्या रहे हैं, जरा गौर कीजिए ये सवाल क्या उठाया गया है। सवाल उठाया गया है कि मुल्क के अंदर गवर्नेंस का बड़ा सीरियस क्राइसिस आ गया है। इसका हल यह है कि सूबे बहुत बड़े हैं, सूबे छोटे कर दें तो मसला हल हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ, आप मुझे समझाइए अगर मैं गलत कह रहा हूं तो, इसका मतलब यह हुआ कि कौमी असम्बली या वफाकी हुकूमत के अंदर तो कोई मसला नहीं है। वहां वजीर आजम हो, वहां अदालतें हो, वहां पार्लियामान, वहां FBR हो, वहां इकोनॉमी हो, वहां फेडरल गवर्नमेंट के लेवल पे उनके कोई मसाइल नहीं है, वहां गवर्नेंस का कोई क्राइसिस नहीं है। और नीचे थर्ड टियर जो आपका लोकल गवर्नमेंट है वो है ही नहीं, कोई बना नहीं रहा, अगर कहीं बना है तो इख्तियार नहीं दे रहा। सो वहां भी कोई मसला नहीं है। मसला कहाँ है? मसला सिर्फ सूबाई हुकूमतों में है, और वहां क्राइसिस है। हल ये है कि आप छोटे सूबे बना दे, मसला हल हो जाएगा। वो भाई पहले ये तो बताओ छोटे सूबे से चाहते क्या हो? आप बार बार मिसाल देते हैं हिंदुस्तान की। हिंदुस्तान ने जो सूबे बनाए, वहां पे 6 लाख की आबादी का भी सूबा है सिक्किम, और वहां 25 करोड़ की आबादी का भी सूबा है यूपी, और वहां पे बिहार है, बंगाल है, जो 15 करोड़ के, 16 करोड़ के, 14 करोड़ के सूबे हैं। तो ये कहना कि उन्होंने सारे सूबे छोटे किए, पहले तो ये बताइए कि आप लॉजिक क्या दे रहे हैं? छोटे सूबे होने से हुक्मरान और अवाम के दरमियान फासला कम हो जाएगा। तो मौजूदा आइन के बगैर किसी छेड़छाड़ के, इस आइन के अंदर ये तरीकाकार मौजूद नहीं है कि आप लोकल बॉडीज का एक मुअस्सर और फाल निजाम दें, उनको पावर डिवॉल्व करें, उनको आईनी तौर पे उनके टेन्योर का तहफ़्फ़ुज़ दें, कि ये नहीं है जो गवर्नमेंट आए वो आगे से लोकल गवर्नमेंट तोड़ दे और 8-8 साल बैठे रहें कि हम इलेक्शन नहीं कराते। और साथ ही साथ ये भी करें कि सूबों को जो वसाइल मरकज से दिए गए और इख्तियार से दिए गए NFC के तहत, वो मरकज से लेके सूबे क्यों आके बैठ गए हैं उसके ऊपर? वो क्यों अपनी बादशाहतें बना के बैठ गए हैं? वो अपनी बादशाहतों को छोड़ें और उस रूह के तहत जो आइन की है उसको डिवॉल्व करें, PFC करें, वो लोकल गवर्नमेंटों को वसाइल दें, वो लोकल गवर्नमेंटों को इख्तियार दें। जो सूबे का काम है वो सूबा करे, जो मरकज का काम है वो करे। जो सीधा हल है उसकी तरफ नहीं जा रहे। सर ये बताइएगा कि आप मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहादी हैं, तो आपने फरमाया कि पीपल्स पार्टी के आज़ाद कश्मीर इलेक्शंस के हवाले से कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से मीटिंग चल रही हैं, वो दूर हो जाएं तो फिर चीज़ें बज़ाहिर दुरुस्त समझ जो है वो आ सकती हैं। सर मेरा सवाल ये है कि पहले 2 साल, फिर अब जो है वो 2.5 साल इस सेटअप को हो गए हैं, इसके निज़ाम को हो गए हैं। क्या पीपल्स पार्टी जो डिलीवर करना था इस हुकूमत ने,
उससे मुतमिन है कि मतलब आम आदमी उस डिलीवरी से बज़ाहिर हमें मुतमिन नज़र नहीं आता। पीपल्स पार्टी मुतमिन है या नहीं है? पंजाब का किसान 25 सितंबर को लॉन्ग मार्च का ऐलान कर चुका है और इस तरह की सिचुएशन जो है वो नज़र आ रही है। तो जो डिलीवरी फैक्टर है, क्योंकि इसका वज़न पीपल्स पार्टी को भी उठाना पड़ेगा अगर आप कंटिन्यू रखते हैं नेक्स्ट इलेक्शन से पहले तक, तो इसका वज़न फिर वो मुस्लिम लीग नून के लोग तो जो वो सरेआम कहते हैं कि जो भी हो रहा है उसका वज़न पीपल्स पार्टी को उठाना पड़ेगा। जी, यकीनन पीपल्स पार्टी जब हुकूमत के साथ होगी तो उसको उठाना पड़ेगा, लेकिन पीपल्स पार्टी अपना वाज़ेह मौक़िफ़ रख के चल रही है और जहां जिस चीज को हम दुरुस्त समझते हैं उसको सपोर्ट करते हैं, हम ब्लैंकेट के तौर पर सपोर्ट नहीं कर रहे। दूसरी बात कि आज तक पाकिस्तान की कोई ऐसी हुकूमत, आप और मुझे बता सकते हैं, आप बड़े समझदार लोग बैठे हैं, पूरी नजर है आपके सारे अमल पे, कोई गवर्नमेंट बता सकते हैं जिससे पाकिस्तान की आवाम खुश हो गई हो? कभी नहीं हुआ। इसलिए कि मसाइल ज्यादा हैं, वसाइल थोड़े हैं। आबादी तेजी से बढ़ रही है, हुकूमत के रिसोर्सेज उतने नहीं बढ़ रहे। और अब हमारा ख्याल है कि तेल सस्ता होना चाहिए, मैं भी कहूंगा सस्ता होना चाहिए। आप कहते हैं टैक्स कम होने चाहिए, मैं भी कहता हूं कम होने चाहिए। सवाल यह है कि तेल सस्ता करके और टैक्स कम करके और आम आदमी को रिलीफ दे के जो आपका जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू शॉर्टफॉल होगा उसको पूरा करने के लिए क्या करना है? टैक्स लगाने हैं। टैक्स लगाते हैं तो हम कहते हैं गवर्नमेंट गलत काम कर रही है। अगर नए सेक्टर को पकड़ने की कोशिश करते हैं तो वो कहते हैं जी हम तो 22 इंडस्ट्रीज को चला रहे हैं, आप हमें पकड़ेंगे तो ये सारी इंडस्ट्री बैठ जाएगी। तो इन हालात में अगर आप ये देखें कि हुकूमत ने खारजा महाज पे, दाखिला महाज पे जो जुर्रतमंदाना पॉलिसियां इख्तियार की हैं या हिंदुस्तान के साथ लड़ाई में जिस तरह उन्होंने अपने आप को डिफेंड किया है, मुल्क को डिफेंड किया है, वो बहरहाल काबिल तारीफ है। बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं और वो जो चैलेंजेस हैं उनके ऊपर हमारे सवाल सामने खड़े हैं। हमने पहले भी मैंने अर्ज किया कि हम कोई ब्लैंकेट अप्रूवल के साथ नहीं चल रहे। जहां हम समझते हैं ये गलत है उसको गलत कहते हैं। तो हुकूमत ने, मेरी नजर में, मैं पार्टी की बात आपसे नहीं कर रहा, मेरी नजर में हुकूमत ने इन हालात में रहते हुए जो इक़दामात उठाए हैं इससे बेहतर इक़दामात उठाए जा सकते हैं। लेकिन अगर आपने रेवेन्यू बढ़ाना है तो वो लोग जो इस वक्त FBR में हैं उन्हीं के साथ, उसके जरिए आपने लॉ एंड ऑर्डर कायम करना है तो पुलिस आपने अमेरिका से नहीं लानी, इसी पुलिस के जरिए। तो ये भी मैं जब देखता हूं कि गवर्नमेंट की लिमिटेशंस क्या हैं और गवर्नमेंट ने क्या कुछ किया है, तो फिर गवर्नमेंट के साथ इतनी मायूसी वाली कैफियत भी नहीं। लोगों की गिले शिकवे अपने हैं और किसानों से मेरी गुजारिश ये होगी, आखिरी बात, किसानों से मेरी गुजारिश ये होगी कि आज तो आप इस बात पे नाला हैं, मुहतजज हैं कि आपको फसलों की कीमत नहीं दी जा रही। तो जिन्होंने फसलों की कीमत दी थी और बार बार दी थी और जब आए हैं दी थी और हमने आपको तहफ़्फ़ुज़ दिया, उनके साथ क्या किया है? कैरे साहब बहुत शुक्रिया। आप यहाँ पर हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। एप्सप के ज़रिए एहतमाम सी पाकिस्तान एक्सपो का इनकाद किया गया और वहाँ पर बड़ी तादाद में जो नौजवान थे, जो तलबा थे, वो मौजूद थे और वहाँ पर नए निज़ाम और नए सूबों के हवाले से और नए सूबों की ज़रूरत के हवाले से शुरका ने गुफ्तगू की है। पहले आपको वो दिखाते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे इसके ऊपर कि ये जो नए सूबों की बात हो रही है ये ज़रूरत वाकई है या नहीं है। पहले आप वो देखिए। नए सूबों की बहस चल रही है और एक बार फिर ये पूरे पाकिस्तान में जोर पकड़ गई है। अगर हम कराची की बात करें, वहाँ से आवाज़ें उठ रही हैं। अगर हम सदर्न पंजाब की बात करें, वहाँ से आवाज़ें उठ रही हैं। हज़ारा सूबे की बात करें तो वहाँ से भी आवाज़ें उठ रही हैं। लेकिन मामला नए छोटे सूबों का और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स का, इसी हवाले से हम बात करेंगे। मियां आमिर महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मियां साहब अस्सलाम वालेकुम। सर, एक दफ़ा फिर ये बड़ी ज़ोर शोर से जो है बहस का आगाज़ हो गया है, इसके पीछे रीज़न क्या है? क्या पब्लिक डिमांड आप समझते हैं कि ये है या फिर पब्लिक को ये विजन बताया जा सकता है, समझाया जा सकता है कि आपको इससे क्या फ़ायदा होगा? पब्लिक के लिए इसमें है क्या? पब्लिक के लिए एम्पावरमेंट है, पब्लिक ही के लिए सब कुछ है। अभी जब हम बात करते हैं सूबों की तकसीम की, तो मैं तो उसको यहाँ से शुरू करता हूँ कि हम जो बात कर रहे हैं वो 25 करोड़ लोगों के लिए कर रहे हैं, उनकी वेलफेयर के लिए कर रहे हैं। उनकी वेलफेयर का कोई फार्मूला किसी और के पास कुछ और है तो उसको सामने लेके आना चाहिए।
ताकि एक सेहतमंद बहस का आगाज़ हो इस मुल्क में। हमने देखा कि 80 साल में इतने बड़े बड़े सूबों ने कौम को डिलीवर नहीं किया। आज हम हंगर इंडेक्स में दुनिया में 130 में से 106वें नंबर पे हैं। 25.1 मिलियन बच्चे हमारे स्कूल नहीं जा रहे और ये तादाद दुनिया में सबसे ज़्यादा है। और जो जा रहे हैं उनका एक सर्वे हमारी एक NGO ने किया गवर्नमेंट के साथ मिलके, उसमें 70% बच्चे जो क्लास 5 में हैं वो क्लास 3 की बुक नहीं पढ़ सकते। तो ये हालत है हमारी हेल्थ की, एजुकेशन की, हर डिपार्टमेंट की। इसको अगर आपने ठीक करना है तो हमें यही समझ आता है कि आप अपने एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स को छोटा करें। और ये बात को हम दुनिया में पहली दफ़ा तो नहीं कर रहे, ये पूरी दुनिया में ये हुआ है कि जब मुल्कों की आबादियाँ बढ़ी हैं उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स को छोटा किया। बिल्कुल ठीक। मियां साहब, तनकीद इस पे ये हो रही है कि पाकिस्तान के अंदर जब छोटे सूबों की बात हो रही है कि गवर्नेंस बेहतर होगी, जो पूरा स्ट्रक्चर है उसको हम बेहतर कर सकेंगे, लेकिन फिर CPI की बात होती है कि पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, उसका CPI बाकी सूबों के साथ अगर किया जाए तो वो बेहतर नज़र आता है। तो फिर ये आर्गूमेंट कैसे स्टैंड करेगा? देखिए, पंजाब बहुत अच्छा काम कर रहा है, कोई शक नहीं है इसमें, बट अब लाहौर का मुकाबला डेरा गाजी खान से कर दें तो आपको समझ आएगी क्या हो रहा है। इवन आप सरगोदा से मुकाबला कर लें, फैसलाबाद की मैं बात, फैसलाबाद इज योर 3rd लार्जेस्ट सिटी इन द कंट्री, 2nd लार्जेस्ट इन पंजाब। एक ढंग का स्कूल नहीं है वहाँ पे, एक ढंग का कॉलेज नहीं है, एक ढंग की यूनिवर्सिटी नहीं है। हर काम के लिए उनको लाहौर ही की तरफ देखना पड़ता है। तो हम चाहते हैं कि ये शहर आज़ाद हों, इनके लोग अपनी मर्जी की ज़िंदगी जी सकें, तरक्की कर सकें, यहाँ के बच्चे पढ़ सकें, हम ये चाहते हैं। सर, एक और चीज़ इसमें आती है कि ब्यूरोक्रेटिक जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा फैल जाएगा। जैसे आपकी मैंने एक तजवीज़ सुनी थी सर कि RPOs को IG बना दिया जाए और जो उधर कमिश्नर्स हैं वो चीफ सेक्रेटरी बना दिया जाए। तो ये सर मॉडल यानी कि फिर डिवीजन की सतह पर आप समझते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनने चाहिए? जी, हम तो डिवीजन पे ही बना रहे हैं। मैं आपसे आखिर में ये पूछूंगा, ये यूथ के लिए एक प्रोग्राम हुआ है सी पाकिस्तान, सर यूथ को किस तरह से हम मोबिलाइज कर सकते हैं और उनका फ़ायदा क्या होगा अगर नए सूबे होंगे? खुसूसी तौर पर आप एजुकेशन की बात कर रहे हैं। उनको फ़ायदा ये होगा कि उनके डोर स्टेप पे उनको बेहतरीन सहूलत मिलेगी। अभी दूर दराज से ये हम लाहौर में बैठ के ये बातें नहीं सोच सकते। आप अटक के किसी बंदे से पूछें, DG खान के किसी बंदे से पूछें, या बावलपुर के किसी स्टूडेंट से पूछें, उसके लिए कितनी मुश्किल काम है कि वो लाहौर में आकर रहे और यहाँ पे आगे पढ़े या इलाज कराए। तो हम चाहते हैं उनके डोर स्टेप के ऊपर उनको कोर्स भी मिले, उनको इंसाफ भी मिले और उनको तालीम और सेहत भी मिले। सर बहुत शुक्रिया आपका। तो व्यूअर्स, सी पाकिस्तान एंटरप्रेन्योरल ये एक्सपो का इनकाद भी किया गया है, साथ नए निज़ाम, नए सूबों की बात भी हो रही है। तो यूथ क्या चाहती है, नौजवान क्या चाहते हैं, जो हमारे फ्यूचर लीडर्स हैं वो क्या चाहते हैं, उस पर हमने बात कर ली है। हमारे साथ एजुकेशनिस्ट चेयरमैन एप्सेप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम सर। सर पहले तो यूथ की बात करते हैं। आज आपने एक्सपो पे स्टूडेंट्स को क्या देखा कि यूथ चाहती क्या है, यूथ के मसाइल क्या हैं? वैसे एजुकेशनिस्ट बहुत अच्छे तरीके से समझता है कि आज से 20 साल पहले जो मसाइल थे अब वो नहीं रहे, अब नए मसाइल हैं, AI का दौर भी है और आज यूथ बात कर रही है कि हमें हमारा जो हक है वो दिया जाए। ये जो आप हर तरफ एक्सपो में चहल पहल देख रहे हैं, जैसे ईद से बरात का दिन हो और पूरे लाहौर और पंजाब के यहाँ पर नौजवान उमड़ आए हैं, ये दुनिया को बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान कैसा है। पाकिस्तान इनोवेटिव है, पाकिस्तान क्रिएटिव है, पाकिस्तान के नौजवान फुल ऑफ एनर्जीज़ हैं, फुल ऑफ आइडियाज़ हैं और एप्सेप उनकी सरपरस्ती कर रही है। क्योंकि अगर आप मुल्क को आगे लेके जाना चाहते हैं तो इकॉनमी के बगैर ये नहीं चल सकता। इकॉनमी तब चलेगी जब आप मुल्क में स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस को इनकरेज करेंगे। तो आज पूरे पाकिस्तान से हज़ारों लोगों ने इस स्टार्टअप चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट किया है, बल्कि दुनिया से 300 के करीब एप्लीकेशन आई थी, जिसमें से 50 के करीब इंटरनेशनल लोग यहाँ जमा हैं और 20 इन्फ्लुएंसर जमा हैं जो ये देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान के नौजवान किस तरह के हैं। तो मेरा ख्याल है हम कामयाब हैं। आज से पहले जश्न आज़ादी आपने देखा था बाजे बजा के और सिलेंसर निकाल के मनाई जाती थी, वो ठीक नहीं था। मैं डॉक्टर सुमेरा का शुक्रगुजार हूँ, इन्होंने बताया कि जश्न आज़ादी मनाने का सही तरीका क्या है कि आपके जो इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज़ हैं वो आगे लेके आएँ। और इमरान साहब जैसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट से गुजारिश की है कि आप इनकी सरपरस्ती करें, मेंटोरिंग करें, कोचिंग करें।
तो अगर ये एकेडेमिया इंडस्ट्री कनेक्ट बन गया तो ये मुआवजा होगा मुल्क के लिए। सर, एक बहुत संजीदा बहस का आगाज़ हो चुका है, वो सूबों की बहस है, और अगले जो हमारी नस्ल है वो कितनी संजीदा है, एक तो आप हमें ये बताइएगा, क्योंकि हर पुरानी नस्ल ये समझती है जो नई नस्ल है वो उतनी संजीदा नहीं है जितने हम थे, वो उतनी बेहतर नहीं है जितने हम थे। तो ये जो नई नस्ल तक ये पैगाम कैसे पहुंचेगा और उनको आप कैसे मोबिलाइज़ करेंगे कि नया सूबा या छोटे सूबे आपके लिए भी बेहतर है, आने वाली नस्लों के लिए भी बेहतर है? मैं समझता हूँ हम खुशकिस्मत हैं कि ये जो डायलॉग है ये यूनिवर्सिटीज़ में हो रहा है, ये सड़कों पे नहीं हो रहा। हमें 80 साल गुजर गए, मेरे मुल्क का निज़ाम बदतर से बदतर हो रहा है, और इसमें मैं नहीं समझता कि किसी पॉलिटिशियन ने एफर्ट कम की होगी। हर सूबे में बड़ी एफर्ट हुई है, दिन रात हमारे जो लीडरान हैं वो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कोई तब्दीली नहीं नज़र आ रही। तो यूथ इकट्ठी हुई है, और एक मैनेजमेंट की सादी सी थ्योरी है कि अगर बड़े बड़े रीजन आपके काबू नहीं आ रहे, अगर ये वो समझते हैं कि ये महरूमियाँ एक बड़े सूबे की वजह से, हालांकि उस बड़े सूबे ने हमेशा अपना शेयर भी दिया, कुर्बानी भी दी, सारा कुछ दिया, लेकिन हम वो बता नहीं पाए। तो अगर हम इसे स्मॉलर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में डिवाइड कर लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है? और अगर ब्यूरोक्रेसी का खर्च कम होगा, अगर नए लीडर्स इमर्ज के सामने आएंगे, अगर सिविक फैसिलिटीज़ बेहतर हो जाएंगी, अगर एजुकेशन और हेल्थ पे फोकस हो सकेगा, मसला क्या है? और अगर कोई मसला है तो बैठ के बात करें। और आपने देखा कि यहाँ पर पिटिशन फाइल हो रही है, काउंट वोट डल रहे हैं। मेरा ख्याल है 100% यूथ आप देख लें, खुद जाके बात कर लें, वो चाहते हैं कि नए लीडर्स आएँ, वो चाहते हैं कि रिसोर्सेज टेल डीजी खान तक भी पहुँचे, वो चाहते हैं कि बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी ख़त्म हो। तो अगर बलूचिस्तान के कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बन जाते हैं तो लोकल लोग खुद इन इन्वेडर्स को काबू कर लेंगे। जी, अच्छा सर, मेरा सवाल इसमें यह है, जिन्होंने बल्दियाती इदारे नहीं चलने दिए वो नए सूबे एक तो बनने क्यों देंगे, और दूसरा अगर नए सूबे बन जाते हैं तो वही ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल हम चेंज कैसे करेंगे, वही अशराफिया का ज़हन कैसे बदलेगा? सर जी, जो डर है ना, ये कभी किसी को आगे नहीं बढ़ने देता। अगर आज तक निज़ाम आपको नहीं डिलीवर कर सका तो कोशिश तो करें, नहीं होगा तो, अगर हो गया तो उल्टा क्वेश्चन मैं आपसे करता हूँ कि अगर ये 30-33 सूबों के सीएम अच्छे बन गए, अगर उन सीएम ने अच्छा बल्दियाती निज़ाम दे दिया, अगर उन्होंने डिलीवर कर दिया आवाम को, तो वो डिलीवरी से आहिस्ता आहिस्ता आगे नहीं जाएंगे। मैं कहता हूँ कि पॉलिटिशियन की ये फोर्स बन जाएंगे, ये सपोर्ट बन जाएंगे। टर्की देखा है आपने, इसी तरह एक मेयर उठा था, उठ के उसने डिलीवर किया और बाकी फोर्सेस वापस से, लेकिन जाहिर है उन लोगों ने मुल्क को प्रोटेक्ट करना होता है। जब आप नहीं कर पाएंगे कोई और आएगा। तो मेरा तो ख्याल है कि चंद लोगों से निकलकर लीडरशिप ज़्यादा लोगों तक आएगी, और अगर यही लोग इनिशिएटिव ले लें, मैं तो दावत दूंगा, बिलावल साहब को भी दावत दूंगा, मरियम नवाज साहबा को भी दावत दूंगा, वो दिन रात काम करते हैं, अपने साथ और हाथ मिलाएं। 33 और सीएम अगर उनके साथ हों और वो मरकज़ में प्राइम मिनिस्टर की तरह लीड कर रहे हो, हमें तो कोई इतराज़ है। हम सिर्फ कह रहे हैं कि एजुकेशन पे कुछ नहीं हो रहा, स्टेक होल्डर की बात ही नहीं सुनी जा रही। आप बंद कमरों में बैठ के फैसले करते हैं, 4-5 लोग आपके जमा होते हैं, और जिस तरह ब्यूरोक्रेसी आपको गाइड करती है आप उस तरह करते जाते हैं। ये जो डिस्कनेक्ट है ना, ये डिस्टर्ब करेगा। और आज तक आप बल्दियाती इलेक्शन करवा ही नहीं सके। तो अगर आप चाहते हैं आप मजबूत हों और इस तरह आपकी हुकूमतें उल्टी पुल्टी ना की जाएँ, आवाम से रब्ता करें, हेल्थ बेहतर करें, एजुकेशन बेहतर करें, और स्टेक होल्डर के साथ मिलकर इन चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करें। सिर्फ ब्यूरोक्रेसी आपके काम नहीं आएगी। बिल्कुल ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। जी, तो ये गुफ्तगू आपने सुनी है। राना साहब, नए सूबों की बात हो रही है, तजावीज़ सामने आ रही हैं, कोई डिवीज़न की सतह पे ये कहा जा रहा है कि सूबे बना लिए जाएं, कुछ आवाज़ें हम देख रहे हैं, कराची से भी आवाज़ें उठ रही हैं, हज़ारा से भी और जनूबी पंजाब से भी। आप क्या समझते हैं कि नए सूबे बनाने से ये जो मसाइल हैं, गवर्नेंस के मसाइल हैं, हेल्थ के इशूज़ हैं, एजुकेशन के मसाइल हैं, ये हल हो पाएंगे या और भी कोई सोल्यूशन है? नहीं, और कोई सोल्यूशन नहीं। नए सूबों से ही ये मसाइल हल। यहाँ तो इस पाकिस्तान के अंदर बल्दियाती निज़ाम इतना मजबूत होता और बल्दियाती नुमाइंदों ने कोई ना कोई चीज़ जो है वो की होती, कोई मिसाल कायम की होती ना कि जनाब इन्होंने बहुत कुछ किया, तो फिर हम कह सकते नहीं कर सके। तो लिहाजा एक बात बड़ी ज़रूरी है, अगर आपने इस मुल्क के अंदर बेहतरीन एजुकेशन का निज़ाम देना है, इस मुल्क में बेरोज़गारी का खात्मा करना है, इस मुल्क के अंदर दहशत गर्दी का खात्मा करना है, मुल्क की मौशियत को बेहतर करना है, अच्छा मुल्क को बेहतर तरीके से चलाना है, तो आपको नए सूबे बनाने पड़ेंगे।
अब बहुत से लोगों के जहन में ये बात हो क्यों बनाने पड़ेंगे। एक पेज जो है ना, ये एक पेज, इसको पढ़ना बहुत आसान है। इसको अगर आप 5 लाख अफराद को ये पेज दे देंगे और उन्हें कहेंगे कि इस पेज को पढ़ो और इसको पढ़कर इस पर अमल करो, और 5 लाख अफराद को आप रोज़ाना की बुनियाद पर चेक करना चाहेंगे, आप कर सकेंगे। अगर इसी पेज को आप 16 करोड़ अफराद को दे दें या 12 करोड़ अफराद को दे दें, तो उन तक पहुंचते पहुंचते आपको कई साल लग जाएंगे, उनको चेक करते करते कई साल लग जाएंगे। ये सिस्टम का एक हिस्सा ऐसा होता है। जितने छोटे सूबे होंगे, जितने ज़्यादा सूबे होंगे, वहाँ पर बैठे लोग जो हैं उस सूबे के अंदर इंडस्ट्री भी लगाएंगे, उस सूबे के अंदर हेल्थ के लिए उन्हें पता होगा क्या क्या हो रहा है, और उनका एहतसाब का अमल भी जो है होगा। फिर वहाँ पर नौकरियाँ भी निकलेंगी जब इंडस्ट्री वहाँ लगेगी। जब हर सूबा कहेगा कि मैंने आगे बढ़ना है, जब हर सूबा कहेगा कि मैंने अपना किरदार अपने मुल्क के लिए अदा करना है, तो वो आगे निकलेंगे। आप देखें, बहुत ज़्यादा सूबे हैं ईरान के अंदर जी, वहाँ पर ट्रंप साहब का कहना था जनाब कि भूख नाच रही है। आज जो उन्होंने पोस्टर शाया किया जी, उसमें उन्होंने साबित कर दिया नहीं भाई, हम फिर खुशहाल हैं। और कितने अरसे से वो ये सारे सिस्टम को, बिल्कुल ठीक है। मैं समझता हूँ मियाँ आमिर साहब का, चौधरी अब्दुर्रहमान साहब का, ये जो वो मिशन लेकर निकले हुए हैं, ये बड़ा बेहतरीन है, ये होने चाहिए। और अगर आप पाकिस्तान को बेहतर मजबूत बनाना चाहते हैं, यहाँ के तालिब इल्म को अच्छी तालीम देना चाहते हैं, सेहत की सहूलियत देना चाहते हैं, तो फिर आपको नए सूबों की तरफ जाना पड़ेगा। नए सूबों की मुखालफत करने वाले एक दलाइल तो देकर बता दें कि वो मुखालफत क्यों कर रहे हैं। अगर नए सूबे को बगैर पुराना सिस्टम बेहतर था तो आज हालत ये ना होती। बिल्कुल ठीक है। साकिब साहब, आप क्या राय रखते हैं? नए सूबे, छोटे इंतज़ामी यूनिट्स क्या बेहतरी लाएंगे, या फिर जो निज़ाम बल्दियाती नुमाइंदों की हम बात करते हैं, जो बल्दियाती निज़ाम की हम बात करते हैं कि उसको अभी हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सके, उसको अगर इम्प्लीमेंट कर लेते तो शायद वही मुतबादिल होता, या नहीं अगर हम उसका इंतज़ार करते रहे वो नहीं हो सका तो सूबे ही अब हल है हर मसले का? बिल्कुल हमज़ा साहब, जो बल्दियाती निज़ाम था, उस बल्दियाती निज़ाम को हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो अगर इम्प्लीमेंट करती, उस पर अमल करती और नीचे तक जो इख्तियारात की मुंतकिली है वो होती, तो हो सकता है आज हम मुख्तलिफ बात कर रहे होते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। तो इसी वजह से आज ये जो है वो बहस और ये डिबेट जो है वो जनरेट हुई है कि सूबे और जो इंतज़ामी यूनिट्स के हवाले से कि सूबे जो है वो बनने चाहिए। और सूबों को जब अगर आप तकसीम करेंगे तो वैसे तो जो मुख्तलिफ ममालिक की बात की जाती है कि वहाँ टर्की हो या मुख्तलिफ जगहों पे एक बड़ी तादाद में सूबे जो है वो मौजूद हैं, तो अगर जो सेटअप छोटे छोटे हों तो डिलीवरी बेहतर हो सकती है। ये तो एक मोटी सी बात है, लेकिन इसमें सिर्फ यही है कि आइन ने भी रास्ता दिया है और कंसेंसस भी पॉलिटिकल पार्टीज़ का हो सकता है। अगर मिल बैठ कर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ इन चीज़ों पर इत्तेफाक़ राय कर लें तो मेरे ख्याल में मुल्क के लिए अच्छा शगुन जो है वो साबित हो सकते हैं। ये बिल्कुल ठीक है, मुल्क के लिए अच्छा शगुन साबित हो सकते हैं अगर छोटे इंतज़ामी यूनिट्स या सूबे बना लिए जाते हैं। सबकी राय, राना साहब की भी राय आपने सुनी है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। मुझे, राना अजीम साहब को, साकिब बशीर साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।